हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइसिस, एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और फैराडे फर्स्ट लॉ। तो उसी केस में आगे हम कंटिन्यू करेंगे फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। According this law, if same quantity of electricity passed through different electrolytes which are connected in series, then deposited amount of electrolyte at electrodes is directly proportional to its equivalent weight। मीन्स अपने पास डिफरेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो हमने कनेक्ट कर दी सीरीज में। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट कंटेनर है और ये कंसिस्ट करते हैं जिंक सल्फेट। सेकेंड वन कंसिस्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट। तो ये जिंक सल्फेट हो गया, ये कॉपर सल्फेट हो गया। अब इनमें दो दो इलेक्ट्रोड प्लेस कर देंगे हम, देन कनेक्टिंग सीरीज। तो ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल इसका कैथोड एंड दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एनोड। In such arrangement of electrolytic cell in series, deposited amount of any electrolyte at electrode is directly proportional to its equivalent weight। Means in this case zinc deposited at cathode। So in first case deposited amount of zinc is directly proportional to equivalent weight of zinc, equivalent weight of, so deposited amount of zinc is directly proportional to equivalent weight of zinc। In the same way in second container deposited amount of copper is directly proportional to equivalent weight of copper। अब अगर आप प्रोपोर्शन का साइन रिलीज करेंगे तो डिपोजिटेड अमाउंट ऑफ जिंक इज इक्वल टू K इंटू इक्वलेंट वेट ऑफ जिंक। ये यहां पे आपका आ गया सेल कांस्टेंट। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट and for second case deposited amount of copper is equal to K and equivalent weight of copper। this is equation second। ये सेल कांस्टेंट है और सेल अगर सेम है तो कांस्टेंट की वैल्यू भी सेम रहेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देंगे। सो इक्वेशन फर्स्ट is divided by equation second। Conclusion is deposited amount of
zinc divide by deposited amount of copper is equal to equivalent weight of zinc divide by equivalent weight of copper. This is Faraday second law of electrolysis. तो इसमें फर्स्ट केस था कि जब डिपॉजिटेड अमाउंट है उसकी मैं बात करूं तो फेराडे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग वो जो पासिंग चार्ज और पासिंग करंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और सेकंड लॉ में अपने पास क्या है, डिफरेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और डिफरेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को आप कनेक्ट कर देते हैं सीरीज में। इन दैट टाइप ऑफ केस डिपॉजिटेड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। दिस इज फेराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो फर्स्ट कंसेप्ट था इलेक्ट्रोलाइसिस, उस इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड ये टॉपिक हमने किए, कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी सॉल्व किए थे। और उसके बाद आपको एक टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन देता हूँ, ये आप सोल्व करके इसका आंसर कमेंट्स में लिखेंगे। हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड फॉर deposition of 100 gram of mercury in the electrolysis of mercuric nitrate when a current of 2.5 ampere passed through this electrolyte। तो ये क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको करना है कमेंट। ये टेस्ट है उसका सॉल्व क्वेश्चन। नेक्स्ट, तो जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है ये आपकी कंप्लीट हुई। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर होता क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है किसमें, केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज कैरीड आउट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इसका अपोजिट है, केमिकल एनर्जी को अगर आप ट्रांसफॉर्म करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो ये जो सेटअप अकर होगा वो होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो दो डिफरेंट टाइप के सेल हो गए आपके पास, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है या ट्रांसफॉर्म होती है। तो इन दोनों के बीच में जो कुछ मेजर पॉइंट हैं डिस्कशन के रिगार्डिंग डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। In this type of cell, electrical energy transforming in chemical energy। और आप ऐसा भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी। और इसके अपोजिट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होगा, इन दिस टाइप ऑफ डिवाइस chemical energy converts into electrical energy। ये बेसिक डिफरेंस है। सेकेंड थिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, बोथ ऑफ इलेक्ट्रोड्स place in same electrolyte
and in same container. So redox reaction is direct redox reaction is occur. But in the case of electrochemical cell, both of electrolyte placed in two different containers and different electrolytes. So indirect redox reaction occur. In electrolytic cell, there is no need for salt bridge. और इसमें क्या होता है, ओवरऑल न्यूट्रलिटी के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो है ये साल्ट ब्रिज रिकमेंड करता है. इट रिक्वायर्ड ए साल्ट ब्रिज. तो इन दोनों का बेसिक डिफरेंस है. इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल है उसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेंगे और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे. ये इन दोनों के बेसिक डिफरेंस है. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इसमें इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन प्रोसीड होती है और इसके अंदर इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन अक्कर होती है. अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की. Electrochemical cell, a device which converts chemical energy into electrical energy called electrochemical cell or galvanic cell. This is also called galvanic cell. तो बिल्कुल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का अपोजिट हो जाएगा. ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें केमिकल्स के इंटरेक्शन से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. सिंपल भाषा में अगर हम बोलें तो केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल. एग्जाम्पल के तौर पे हम सिंपली ये बात कह सकते हैं कि ये प्रोसीड करता है एक इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन के तौर पे. तो इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन का अगर एग्जांपल लेते हैं तो इसमें हम जिंक कॉपर सेल का एक एग्जांपल ले लेते हैं जो एक वेल सेट जो है एग्जांपल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए. तो इसमें ये सेटअप होगा. देखो ये फर्स्ट कंटेनर और ये वाला सेकंड कंटेनर. क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसमें जो दो हाफ सेल हैं वो इंक्लूड होते हैं, यानी कि दो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और दोनों अलग अलग कंटेनर में होते हैं. सो फर्स्ट कंटेनर कंसिस्ट जिंक सल्फेट एंड सेकंड कंटेनर कंसिस्ट कॉपर सल्फेट. सो जिंक स्ट्रिप is immersed in zinc sulfate and copper strip is immersed in copper sulfate solution. Both of electrolyte are connected with voltmeter through connecting wire. ये वोल्टमीटर है और कनेक्टिंग वायर के थ्रू
ये दोनों इलेक्ट्रोड वोल्ट मीटर या पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है टू कनेक्ट बोथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विदाउट इंटरमिक्सिंग विद द हेल्प ऑफ द डिवाइस। दिस इज कॉल्ड साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज, एक्चुअली साल्ट ब्रिज जो है ना, ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रोलाइट जो है उसके आयंस का पेस्ट होता है आकार आकार में, जो सेमी सॉलिड कंडीशन में होता है, और ये जो आयंस है इलेक्ट्रोलाइट के, ये दोनों तरफ ओवरऑल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने का काम करते हैं। तो सेमी सॉलिड फॉर्म होती है इसकी, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का पेस्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हम ले लेते हैं अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट। अमोनियम क्लोराइड विद agar agar in semi solid condition placed in this tube to form a salt bridge, and this salt bridge is responsible to connect both of electrolyte without intermixing in first case। सेकेंड जो है अभी हम बात करेंगे, तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेटअप हो गया। अब दिस सेल इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, and this is reduction half cell, reduction half cell। this is cathode and this is एनोड। अब जैसे मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के डिफरेंस में, कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट होती है, और इलेक्ट्रोकेमिकल के अंदर उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में करेंगे, तो इनकी जो टर्मिनल का सिंबल है, सॉरी साइन है, वो भी अपोजिट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैथोड अब आपका यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव, और जो एनोड है वो हो जाएगा नेगेटिव। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था उसमें एनोड पॉजिटिव था, कैथोड नेगेटिव था। तो ये एक सेटअप हो गया जिंक कॉपर सेल का, और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप जो है एक बिल्कुल इजी एग्जांपल है जिससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, फर्स्ट रिएक्शन एनोड पे होती है, जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है इसमें, ये जो जिंक रोड है ये आयनाइज होती है, ऑक्सीडाइज्ड होती है, तो आयन इसके इस इलेक्ट्रोलाइट में होंगे। जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड टू जिंक 2 पॉजिटिव रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आएंगे आपके सर्किट में, और आयन्स हैं वो रहेंगे इस इलेक्ट्रोलाइट में। तो बिल्कुल सिंपल सा सिस्टम है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो अकर फ्रॉम कॉपर स्ट्रिप टू जिंक स्ट्रिप, जिंक स्ट्रिप। In the other hand, electron flow occur from zinc strip to copper strip। बिल्कुल सिंपल है कि जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा वो होगा कॉपर से जिंक की तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है इसका अपोजिट है, तो वो जिंक से कॉपर स्ट्रिप की तरफ फ्लो करेंगे। तो ये कन्वेंशनल चार्ज है जो कॉपर स्ट्रिप से जिंक स्ट्रिप की तरफ मूव होता है। और डिफ्लेक्शन जो होगा वोल्ट मीटर में, डिफ्लेक्शन इन वोल्ट मीटर शो फ्लो ऑफ दिस कन्वेंशनल चार्ज। अब वोल्टमीटर में डिफ्लेक्शन होता है तो उसकी वजह से ये पता चल जाता है, ये इंडिकेट हो रहा है हमें कि यहाँ से चार्ज जो है वो फ्लो हो रहा है, और ये जो चार्ज फ्लो की डायरेक्शन रहेगी, कन्वेंशनल चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो होगा आपका कॉपर स्ट्रिप से जिंक स्ट्रिप की तरफ। इस केस में जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रहेंगे जिंक स्ट्रिप टू कॉपर स्ट्रिप। तो फर्स्ट ये इलेक्ट्रॉन्स आपके सर्किट में आए, देन कैथोड पे क्या होगा कि जो कॉपर आयंस हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास, तो इसमें कॉपर 2 पॉजिटिव आयन भी है और सल्फेट 2 नेगेटिव आयंस भी हैं। अब ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जो है ना, ये क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन किससे, कैथोड से। कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस
हैव टेंडेंसी टू कैप्चर 2 इलेक्ट्रॉन टू गेट न्यूट्रल। तो अब ये न्यूट्रल कॉपर मेटल है, उसमें कन्वर्ट होके कॉपर आयन और ये यहाँ डिपॉजिट हो जाएंगे। इनिशियली जो कॉपर सल्फेट है इसका कलर रहेगा ब्लू, और जैसे जैसे कॉपर आयंस हैं वो कन्वर्ट होंगे कॉपर मेटल में और यहाँ डिपॉजिट होते जाएंगे, तो वैसे वैसे इसका कलर जो है ना वो फेड होता जाएगा। अब आफ्टर सम टाइम, क्योंकि ये प्रोसेस बार बार रिपीट होगी, एक बार फिर से जिंक आयंस जनरेट होंगे, इधर कॉपर आयंस हैं वो फिर से कॉपर मेटल में कन्वर्ट होंगे, तो कॉपर आयंस कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन सल्फेट आयन की क्वांटिटी यहाँ पे हर एक ट्रांजैक्शन के साथ रेज होती जाएगी। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे जिंक आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। अब ये वाला एक नेगेटिव टर्मिनल है, तो इट मीन्स अब नेगेटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव आयंस उसको सराउंड कर लेंगे, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको नेगेटिव आयंस है वो सराउंड कर लेंगे। इसकी वजह से आपकी जो सेल की रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, एक बार के लिए स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। तो उस प्रोसेस को कैरी ऑन रखने के लिए फंक्शन स्टार्ट करता है अब साल्ट ब्रिज। तो साल्ट ब्रिज क्या करता है ना, इसके पास कैपेबिलिटी है अपने आयंस को मूव करने की। जिस तरफ नेगेटिव आयन है इलेक्ट्रोलाइट में, उधर ये पॉजिटिव आयंस को मूव करवाएगा, पॉजिटिव आयंस को, और जिस तरफ नेगेटिव पॉजिटिव आयंस हैं इलेक्ट्रोलाइट में, उधर ये अपने नेगेटिव आयंस हैं उनको मूव करवाएगा। तो इस तरफ ऑलरेडी अपने पास जिंक 2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, और साल्ट ब्रिज जो है ना वो हमें दे रहा है क्लोराइड आयन। तो 2 क्लोराइड आयन जिंक 2 पॉजिटिव से कनेक्ट होंगे तो आपके पास आ जाएगा जिंक क्लोराइड, और जिंक क्लोराइड की फॉर्मेशन जब इसमें होगी तो जिंक आयंस हैं वो सब क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। सेम केस इन राइट हैंड साइड कंटेनर सल्फेट आयंस हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, और सल्फेट आयंस को न्यूट्रल करने के लिए साल्ट ब्रिज कौन से आयन मूव करवाएगा, अमोनियम आयन। सो अमोनियम आयंस provided by salt bridge and sulfate ions existing in copper sulfate electrolyte combined with each other to form ammonium sulfate। और अमोनियम सल्फेट की प्रिपरेशन की वजह से क्या होगा, ये सल्फेट आयन से ये भी न्यूट्रल हो जाएंगे। तो दोनों साइड में जो सल्फेट और जिंक आयंस थे वो न्यूट्रल हो गए, और न्यूट्रल होने के बाद सेल आपका फिर से स्टार्ट हो जाएगा। सो इस प्रोसेस को कैरी ऑन रखने के लिए जो साल्ट ब्रिज है उसका सेकेंड एप्लीकेशन स्टार्ट होता है। फर्स्ट एप्लीकेशन to connect both of electrolyte without intermixing, and second application to maintain overall neutrality in both of electrolyte ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये दो अलग अलग कंटेनर में है तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, और अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें तो वो सेम कंटेनर में दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं तो वो होती है एक डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। ये वाला ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, इसमें होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड to zinc 2 positive ion and liberate 2 electrons. In right hand side, copper gets reduced, access 2 electron to get neutral. तो कॉपर जो है ना वो यहाँ डिपॉजिट हो गया और जिंक 2 पॉजिटिव आयन आपके इलेक्ट्रोलाइट में। ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। सो ओवरऑल रिएक्शन ऑफ दिस सेल, ओवरऑल रिएक्शन ऑफ दिस सेल is zinc 2 positive plus zinc plus copper 2 positive is equal to zinc 2 positive plus copper. In this cell, zinc is oxidized while copper is reduced by 2 electrons each. Now representation of सेल, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ साल्ट ब्रिज। ये जो बीच में दो लाइनें लगाते हैं आप रिप्रेजेंटेशन में, ये साल्ट ब्रिज को शो करता है। यहाँ आपने साल्ट ब्रिज लिया अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड मैंने शो कर दें। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये एनोड के लिए डेनोट होती है, एनोड, और जो राइट हैंड साइड है ये होती है कैथोड के लिए, एनोड एंड कैथोड। एनोड पे जिंक होता है ऑक्सीडाइज्ड और कैथोड पे कॉपर होता है रिड्यूस्ड।
So concentration of zinc ion is termed as C1 and concentration of copper 2 positive ion is termed as C2. This is the representation of a electrochemical cell. उसके बाद जो साल्ट ब्रिज है उसके फंक्शन की बात करते हैं। सिस्टमेटिकली जो साल्ट ब्रिज है उसका यूज क्या है इस सेल में। तो फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, फर्स्ट वन, it is capable to connect both of electrolyte without intermixing. And second, it is capable to maintain overall neutrality in both of electrolyte during indirect redox reaction. तो ये जो साल्ट ब्रिज है इसके फंक्शन है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंप्लीट सेटअप जो आप पढ़ा आज, और इससे पिछले वीडियो में आपने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और एक्सपेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो है स्टडी किया। इस आज की वीडियो में आपको एक टेस्ट और सर्व क्वेश्चन मिला है, उसको सॉल्व करें और जो आंसर है वो आप कमेंट्स करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।